हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का जो विवाद है, वॉर है, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सब लोग अपने सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ में यही न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, अभी रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है कि यूक्रेन ने एप्लीकेशन डाल दी हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब यूक्रेन ने क्या किया हुआ है, उन्होंने रशिया को एक्यूज़ किया है फॉर फॉल्सली क्लेमिंग कि एक्ट ऑफ जेनोसाइड हुए हैं, जो कि आपके लुहांस और डॉन्स्टेक ओब्लास्ट ऑफ यूक्रेन है। ठीक है, और उसमें ये एप्लीकेशन में ये डाला हुआ है कि वो प्रोसीडिंग चाहते हैं किसके खिलाफ, रशियन फेडरेशन के खिलाफ। ठीक है जी, और ये कहते हैं कि एक डिस्प्यूट जो है इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन और फुलफिलमेंट का, जैसे कि आपके जो 1948 का कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड जो है, ठीक है जी, जीनोसाइड कन्वेंशन जो हुई है उस पर यूक्रेन ने एक्यूज़ किया है रशिया को कि आप जो ये एक्ट्स ऑफ जीनोसाइड जो हैं ये फॉल्सली जो हैं, मतलब कि इस पे इन्होंने कहा है कि ये हुए हैं, और इस पे ये अपने आप को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे जो है वॉर का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए हैं, तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि होते क्या है। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे आते हैं कि ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, और ये जो है जून 1945 में चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से बना था। ठीक है जी, अप्रैल 1946 में, और ये जो है ये सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCIJ। ठीक है जी, जिसको कि एक लीग ऑफ नेशंस के से लेके आए थे जी की, और ये इसकी इनॉग्रल सिटिंग जो है पीस पैलेस हेग नीदरलैंड्स में हुई थी। ठीक है, कब, फरवरी 1922। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है लीग ऑफ नेशन और PCIJ जो है उसको रिप्लेस कर दिया था, यूनाइटेड नेशन और ICJ से उसको रिप्लेस कर दिया था। ठीक है जी, अब PCIJ फॉर्मली जो है डिज़ोल्व हो गई थी 1946 में। ठीक है, और ये इसके जो लास्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे जज जोस गुस्तावे गुर्रे सेल्वाडोर के थे, एल सेल्वाडोर के, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ICJ के। अच्छा, फर्स्ट केस जो था बेसिकली वो था यूके जो है वो लेके आए थे अगेंस्ट अल्बानिया, जिसमें कि कंसर्न्ड इंसिडेंट्स थे कि कॉर्फू चैनल जो है, जो एक नैरो स्ट्रेट है आयन सी और ग्रीक आइलैंड के बीच में और यूरोपियन मेनलैंड पे, जो कि मई 1947 में जो है सबमिट किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों अब ये देखना ज़रूरी है कि इसका जो ICJ का सीट और रोल क्या है। ठीक है, अब सीट और रोल के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए कि जैसे PCIJ है, ICJ का जो आपका बेस कहाँ पे है, वो पीस पैलेस हेग में ही है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए, ये एक ऐसा है, इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ठीक है जी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है जी, नहीं है। ठीक है, बाकी आपके जो 5 हैं, देखिए जो आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट है, ये सब न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये जो है न्यूयॉर्क में सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि हम ICJ की खुद की डिस्क्रिप्शन पे भी देखा जाए तो इसका रोल जो है, उसका रोल है कि वो सेटल करे, ठीक है जी, इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है जी, आपके कोई भी स्टेट्यूट आते हैं, लीगल डिस्प्यूट, जो भी स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, और उनको एक एडवाइजरी ओपिनियन एक एडवाइजरी ओपिनियन भी दे लीगल क्वेश्चंस पे, जो कि आपकी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसके ऑर्गन्स ने हैं, उन्होंने ऑथराइज़ किया हुआ है, और उसकी जो स्पेशल एजेंसीज़ है उनसे ये बात करके मतलब वो केसेस फॉरवर्ड हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कोर्ट को जो है एक पूरी तरीके से वो सारे के सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल लीगल सिस्टम जो भी वर्ल्ड के हैं उसके हिसाब से काम करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है कि अब सारे के सारे मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो ऑटोमेटिक पार्टीज़ हो जाते हैं ICJ के स्टैट्यूट पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ICJ की ज्यूरिस्डिक्शन और डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व हो सकें। ICJ की ज्यूरिस्डिक्शन तभी उस पर कारगर होती है जब दोनों पार्टी उसके कंसेंट करते हैं। ठीक है,
अब देखिए जो जो आपके जजेस होते हैं इसके वो असिस्ट किए जाते हैं रजिस्ट्री के, और जो एडमिनिस्ट्रेट ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है आईसीजी का। और देखिए आईसीजी की जो फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं वो फ्रेंच और इंग्लिश है, ठीक है। अब देखिए कि साथ में ये भी है कि आपकी जो जजमेंट है आईसीजी की वो फाइनल होती है और वो टेक्निकली बाइंडिंग होती है पार्टीज़ टू केस, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने आप केस कर दिया है और दूसरा पार्टी कंसेंटिंग नहीं है तो वो इट विल नॉट बाइंड ऑन दिस, ठीक है जी। तो अब देखिए कि जजमेंट जो है फाइनल है, पार्टी को उस पर दोनों को मानना पड़ता है, ठीक है जी। अब इसमें प्रोविज़न नहीं है अपील का, ठीक है जी। अब आईसीजे की जजमेंट में अपील का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन या फिर डिस्कवरी ऑफ नए फैक्ट्स आ जाएं तो उस पर एक रिव्यू ज़रूर लिया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये आपके जो हैं आपकी सीट और रोल के बारे में है, ठीक है। अब जानने का ज़रूरत ये भी है कि जजेस कितने होते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो आते हैं जजेस ऑफ द कोर्ट पे। देखिए आईसीजे के पास 15 जजेस होते हैं जो कि 9 ईयर का जो टर्म होता है, ठीक है जी, वो वहाँ पे इसके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। 9 ईयर का टर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि साइमल्टेनियसली वोट करते हैं लेकिन सेपरेटली। अब क्या कहते हैं कि टू बी इलेक्टेड अ कैंडिडेट मस्ट रिसीव अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, ठीक है जी, इन बोथ बॉडीज़, मतलब दोनों बॉडीज़ में सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड जनरल असेंबली में उसको जो है मेजॉरिटी वोट्स मिलने चाहिए, ठीक है जी। और मतलब इसकी वजह से जो है आपके जो कई बार मल्टीपल राउंड्स ऑफ वोटिंग भी हो जाते हैं। अब इलेक्शन जो है वो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ही होते हैं जब आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, ठीक है जी। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है कि कोर्ट जो है हर 3 साल बाद जो है ये आपकी होते हैं, ठीक है जी। और जजेस जो हैं वो ट्राइएनियल इलेक्शन कमेंस करते हैं, ठीक है जी। फरवरी 6 हर साल के जो होते हैं इसमें होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब और साथ में ये भी है कि एक और भी है कि जजेस जो हैं इसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी जो है इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के लिए, ठीक है। मतलब वो 3 3 साल के लिए होते हैं। तो इसका में आप देख सकते हैं कि 9 ईयर्स का इसका टर्म है और 3 3 साल में आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, जजेस जो हैं वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों कि अब इंडिया का जो है हमारे जो जजेस हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के कितने जजेस अभी तक आईसीजे में रह चुके हैं। तो देखिए इंडिया के 4 जजेस जो हैं वो आईसीजे में रह चुके हैं। इसमें जस्टिस दलवीर भंडारी हैं जो कि एक फॉर्मर जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, और वो आईसीजे में पिछले मतलब 2012 से सर्व कर रहे हैं। और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एस. पाठक हैं जो कि 1989 और 91 से हैं, ठीक है जी। और फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नागेंद्र सिंह है जो 1973-88 से हैं। और सिंह जो हैं वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 85 और 88 में, ठीक है जी। और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 76 और 79 में। और इनसे पहले जो है सर बी.एन. राव जो थे जो कि एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो भी मेंबर रह चुके हैं 1952 से 53 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे जो हैं इंडियंस हैं। अब देखिए कि इंडिया जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितनी बार इसका एज अ पार्टी टू केसेस रह चुका है। तो 6 बार जो रह चुका है, जिसमें कि 4 बार तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व हुए। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए कि आपकी जो ये है कि सबसे पहला तो है राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी है, पोर्टुगल वर्सेस इंडिया का हुआ था, ठीक है जी। फिर आपकी जो है अपील रिलेटिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीए काउंसिल है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया, ठीक है। फिर आपका ट्रायल ऑफ पाकिस्तान प्रिजनर ऑफ वॉर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। फिर एरियल इंसिडेंट ऑफ 10 अगस्त 1999 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। ऑब्लिगेशन कंसर्निंग नेगोशिएशन रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स एंड रेस, ये मार्शल आइलैंड वर्सेस इंडिया है। और कुलभूषण जाधव का जो लेटेस्ट क्विज था, ठीक है जी, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2019 में है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे जो केसेस हैं, ठीक है। अब कमिंग आउट टू द पर्सपेक्टिव कि यूक्रेन और रशिया का क्या होगा। देखिए कि आईसीजे और यूनाइटेड नेशन हमने देख लिया हुआ म्यूक स्पेक्टेटर्स की तरह हैं, ठीक है। इस टाइम पे कोई भी कंट्री कुछ नहीं कर रहा है, यूएसए भी चुप बैठा हुआ है। जापान में शिंजो आबे जी जो हैं, ठीक है जी, शिंजो आबे माफ़ कीजिएगा, वो भी कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। और देखिए दोस्तों वॉर तो ऑलरेडी चली है, लेकिन बाकी कंट्री देखिए कि एक मैंने कहीं पढ़ा था हिंदी में ही शायद था, अगर आप करेक्ट कर सकते हैं, गलत भी है, कि
किसी भी बुरे काम में सज्जनों का चुप रहना एक सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमारे सारे कंट्री सज्जनों में आते हैं, लेकिन मैं अपनी कंट्री को तो सज्जन ही मानता हूँ। और इंडिया का इस चीज़ में चुप रहना मुझे मतलब कूटनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, डिप्लोमेटिकली इट्स ऑल फाइन, बट अगर मॉरल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री अपनी सॉवरेनिटी पे जाता है, और इंडिया इज़ ऑल्सो अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है, तो आई थिंक इस वॉर को तो ख़त्म करना ही चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने एक रशियन टेनिस प्लेयर को भी देखा था, उन्होंने बोला था कि नो वॉर प्लीज़, एक कैमरा के ऊपर लिखा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चली हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या इसमें व्यूज़ पॉइंट्स हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या होना चाहिए। व्हाट आर योर व्यूज़ कि पुतिन जो है वो एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर सिस्टम में है, कि किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था। अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइए, हम जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आईसीजे के बारे में आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।